हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार हाजी। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़े बिहार, यह बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं बांका संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहाँ की दो विधानसभा सीटें यानी अमरपुर और बेलहर के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की चुनावी पड़ताल के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जो इन दिनों बिहार के चुनावी हालात पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। अगर अमरपुर की बात करें तो पहली चुनावी तस्वीर क्या उभर कर सामने आ रही है? देखिए, अमरपुर में आज तक राजद और जदयू का आपस का लड़ाई चलता रहा है और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में रही है। इस बार के चुनाव में समीकरण बदले हैं। जो दो प्रतिद्वंदी थे आज एक साथ हैं। भाजपा पहले कभी चुनाव यहाँ लड़ी नहीं है। एनडीए एक नए समीकरण और नए अलायंस के साथ आ रहा है। मैं एक तरह से कह सकता हूँ कि ये पहली चुनावी लड़ाई है एक तरह से। इसके पीछे का कोई भी एग्जाम्पल इसको किसी भी तरह का इंडिकेशन नहीं देता है। यानी एक नई तरह की लड़ाई इस बार अमरपुर में देखने को मिल सकती है। मुकेश रंजन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुप आहटों से चुनावी चटखारे में। बिहार के जनमत सर्वेक्षणों के नतीजों से टीम शाह के हौसले बम बम हैं। अमित शाह को इस बात का बखूबी इल्म है कि भाजपा अपने 160 सीटों पर अच्छी लड़ाई लड़ रही है। चुनांचे शाह की असली चिंता बिहार में अपने गठबंधन साथियों के प्रदर्शन को लेकर है। गठबंधन दलों के संभावित प्रदर्शन का आकलन करने के लिए शाह ने अब तक 3 सर्वे करवाए हैं। इन तीनों सर्वे में एनडीए के घटक दलों को 24, 27 और 30 सीटें मिलती दिखाई गई हैं, जबकि गठबंधन दलों के हिस्से कुल 83 सीटें आवंटित हैं। सो अब शाह ने मोदी से आग्रह किया है कि वो सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के लिए भी रैली करें। इस वजह से आने वाले दिनों में मोदी की रैली रामचंद्र पासवान की विधानसभा सीट, मांझी की सीट और उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों के लिए हो सकती है। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं बांका के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। बांका लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला अमरपुर विधानसभा क्षेत्र बेहद पिछड़ा इलाका है। यहां की बड़ी आबादी खेती किसानी पर निर्भर है, लेकिन खाद बीज की कालाबाजारी ने खेती किसानी करने वालों का जीना मुहाल कर रखा है। इलाके में बिजली की आपूर्ति ठीक तरीके से नहीं होती है, उस पर से बिजली के बढ़े हुए बिल लोगों का सिर दर्द बने हुए हैं। खुलेआम हुक लगाकर बिजली की चोरी है, पर इसे रोकने की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। विकास किस चिड़िया का नाम है, क्षेत्रवासियों ने जाना नहीं है। मुख्य सड़कें थोड़ी ठीक है, अंदर गलियों का तो बहुत ही बुरा हाल है। खासकर बारिश के दिनों में कच्चे रास्तों पर चलना दूभर है। क्या गरीब क्या अमीर, महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी है। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ स्थानीय लोगों की दूसरी बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोगों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस विधानसभा क्षेत्र को राजद के दबदबे वाला इलाका कह सकते हैं। हालांकि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां राजद के सुरेंद्र प्रसाद सिंह को पटखनी देते हुए जदयू के जनार्दन मांझी ने सीट पर कब्जा जमाया था। यहां एक दूसरे से टकराने वाले दलों राजद और जदयू का एक ही खेमे में आ जाने की वजह से इस दफे का चुनाव यह दिलचस्प हो गया है। महागठबंधन की तरफ से जनार्दन मांझी मैदान में हैं, जबकि एनडीए की तरफ से भाजपा ने मृणाल शेखर को मैदान में उतारा है। अगर उम्मीदवारों को पहली नज़र में देखें तो मृणाल शेखर भाजपा की ओर से उम्मीदवार हैं और जनार्दन मांझी पहले जदयू के टिकट पर चुनाव जीत। यदि मिक्सचर की बात करें
तो मिक्सचर तो साफ महागठबंधन के फेवर में दिखता है, क्योंकि दोनों लड़ते थे, पर साथ आने के बाद उनके वोट का कंसोलिडेशन होगा। मुकेश जी, अगर 2010 के चुनाव को देखें तो राजद अच्छी खासी तादाद में वोट लेकर आया था, तो बार बार ये आशंका जताई जा रही है कि यहाँ भीतर घात हो सकता है। देखिए, भीतर घात होने की बात को सिरे से नहीं नकारा जा सकता है, पर भीतर घात होने के बाद भी जो 10 के कंपैरिजन में यदि बात करें तो मार्जिन इतना ज़्यादा उनके पास है, उस गठबंधन महागठबंधन के पास, कि उस मार्जिन में भीतर घात होने के बाद भी उनके एडवांटेज में जाएगा। पर मैं वही पुरानी बात कहता हूं कि जब तक केमिस्ट्री सेटल नहीं होगा, क्योंकि महादलित और यादव ये साथ वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और इस सवालिया निशान के कारण ही भाजपा और एनडीए को एक होप दिखता है। क्या महादलित और यादव दोनों साथ साथ वोट करेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल जो यहाँ के चुनाव परिणामों को निर्धारित करेगा। अमरपुर की चुनावी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं अमरपुर में संपन्न हुए 2010 के विधानसभा चुनाव पर। उस चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 2,33,495 थी, जिनमें 1,15,992 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। अमरपुर के 2010 विधानसभा चुनाव में जदयू के जनार्दन मांझी को 47,300 वोट मिले, तो राजद के सुरेंद्र प्रसाद सिंह को 29,293 वोट, तो कांग्रेस के राकेश कुमार सिंह को 9,583 वोट हासिल हुए। अगर 2010 के चुनाव परिणामों को देखें तो क्या संकेत पा सकते हैं उसमें से हम? देखिए, 10 से कोई संकेत लेना 15 में मुनासिब नहीं है। 10 के बाद 14 का चुनाव हुआ लोकसभा का, और 14 के चुनाव में ही समीकरण कुछ बदले और 15 में कंप्लीट हो गए हैं और समीकरण बदला है फिर। तो आप यदि वोटों का गणित देखें, वोटों के गणित के, लेकिन जनार्दन मांझी को मिले वोटों को देखें और राजद उम्मीदवार के वोटों को आप देखें तो दोनों में फासला, फर्क काफ़ी बड़ा है। इसलिए फासला बड़ा है क्योंकि वो उस समय महादलित और फॉरवर्ड और यादवों के और मुसलमान डिवाइडेड था। यादव एक तरफा वोट किया, महादलित और फॉरवर्ड एक तरफा वोट किए, तो मांझी को जो एडवांटेज था महादलित, फॉरवर्ड और कुछ मुसलमानों के वोट के कारण, वो उनको ज़्यादा मिला। सो जो फैक्टर्स हैं, जो हमारा सोशल फैक्टर्स है, वो उनके फेवर में टिल्टेड था। अब जब समीकरण बदल गए हैं, ये दो दल एक साथ आ गए हैं, तो जो सोशल फैक्टर है वो फैक्टर में भी चेंज आया। सोशल फैक्टर के बेसिस पे ही तो गठबंधन और सारे अलायंसेज हो रहे हैं। तो अब और तब में कोई तुलना करना अतिशयोक्ति होगी। आइए अब एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर और जानते हैं कि अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा था प्रदर्शन। अमरपुर विधानसभा से भाजपा की पुतुल कुमारी 58,522 वोट हासिल करने में कामयाब रही, तो राजद के जयप्रकाश नारायण यादव को 47,071 वोट मिले। सीपीआई के संजय कुमार को 33,290 वोट हासिल हुए। एक बड़ा आंकड़ा, सीपीआई को 33,000 वोट मिले इस लोकसभा चुनाव में। क्या बताता है ये? जदयू का जो एब्सेंस है और जो कम्युनिस्टों का महादलित के ऊपर जो एक इन्फ्लुएंस है, बिकॉज आप मार्क करेंगे कि वो सीपीआई एमएल हो, सीपीआई हो या सीपीआई एम हो, उनको लेकर एक दलित महादलित कम्युनिटी में एक फीलिंग रहती है। तो मुझे लगता है ये जो जदयू का एब्सेंस है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसका कुछ फ़ायदा सीपीआई को मिला था। तो मुकेश जी, अगर हम अमरपुर की आखिरी और निर्णायक चुनावी तस्वीर की बात करें तो क्या दिखती है वो तस्वीर आपको? सब कुछ
को कैलकुलेट किया जाए, सब कुछ देख रहे हैं। और जिस तरह से कैंडिडेट तो अब आ गए हैं, जैसे मांझी जी हैं, राजद जदयू के कैंडिडेट हैं, तो उस हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए मैं कह सकता हूं कि ये महागठबंधन एडवांटेज। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है अमरपुर के वोटरों की राय जानने की। उनको होना चाहिए किसानों के लिए दाण बान, खाद बीज मुहैया कराना चाहिए, सड़क नाला बनवाना चाहिए। पानी का इतना असुविधा है, एक भी चापाकल उनका किसी गांव में अभी तक नहीं है। जैसे अनुमंडल बनाना है तो वो नहीं बना है। व्यापारिक का ही क्षेत्र है, मुख्य रूप से यहाँ गन्ना की खेती अमरपुर के किसान का बहुत बड़ा उपलब्धि है और उसमें मिल का अभाव है। मजदूरी थोड़ा कम में मिलता है इस टाइम। ये भी देखिए तो महंगाई के अनुसार से मजदूरी कम ही हो रहा है। 25 रुपये किलो चावल हो गया साहब। नीतीश सरकार की सबसे विफलता जो है, उन्होंने जो कि गरीबों को गरीब बनने का काम किया और अमीरों को अमीर बना दिया। वर्तमान विधायक भी जनार्दन मांझी है, उन्होंने आज तक गांव का फिर चुनाव जीतने के बाद गांव का दर्शन भी नहीं किया होगा। गांव किस हालत में है, गरीब क्या हालत है। टावर यहाँ लगना था बिजली का, वो लेकर के वो बोसी भाग गए, इसलिए वो अमरपुर के प्रति वो जिम्मेवार नहीं रहे। अब यहाँ की जनता स्थानीय आदमी को पसंद करते हैं, बाहरी आदमी को नहीं पसंद कर रहे हैं। 10 साल पहले सड़क जो अच्छी बनी थी, आज वो टूट कर फिर उसी तरह का बन गया है। जैसे एक समय में जंगल राज कायम था, जैसे लोग कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज है और सड़क जाने लायक नहीं है, उससे बहुत ही बदतर स्थिति अभी आ गई है। आज बहुत सारी कमियां हॉस्पिटल में भी नज़र आती है। शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल एकदम बदतर हो गई है। विकास का जो है एकदम नामो निशान नहीं है। जैसा कि रोड की स्थिति भी बहुत बदतर है, किसानों का स्थिति भी बहुत बदतर है। जितना डाढ़ बांध था सब ध्वस्त हो चुका है। बिजली का तो स्थिति बिल्कुल चरमरा गया है, मात्र 2-4 घंटा बिजली रहता है, इसलिए स्थिति बहुत बदतर है। सरकार के तरफ से कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है ना। कोई गारंटी नहीं है कि समय क्या होगा, कौन आकर के उसको लूटेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं सुरक्षा की। अभी अमरपुर में आने जाने में जनता को बहुत कठिनाई हो रहा है। हम लोग को सबसे पहले तो ये सुविधा चाहिए कि भागलपुर आने जाने के लिए जाम का सुविधा होना चाहिए, जाम नहीं हो, यातायात अच्छा से जाए। इसी के सबसे पहले तो ये सुविधा होना चाहिए। जितने भी प्रतिनिधि जीत के जाते हैं इस पर किन्हीं का ध्यान ही नहीं है। यहाँ तो चारों बगल से लोग मार्केट को उठाना ही चाहते हैं, लोग नहीं डर से बोल रहे हैं। तो नाराज ये है कि अभी जो वर्तमान विधायक जी जो हैं, इस अमरपुर के लिए विकास की किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। पावर हाउस बिजली के लिए आपूर्ति नहीं है, बढ़िया पावर हाउस नहीं है, कोई उद्योग नहीं है जो उद्योग होना चाहिए, जो गरीबी दूर हो उससे। अमरपुर के वोटरों की राय जानने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में और फिर हम जानेंगे बेलहर विधानसभा की चुनावी तस्वीर। वोट करेगा बिहार, वोट करेगा बिहार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनाव को एक नई जुबा देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं बेलहर विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की चुनावी तस्वीर। बांका लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बेलहर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर इसलिए ज्यादा निराश करती है क्योंकि यहां की जनता ने सत्ता की कुंजी जदयू के हाथों में दे रखी थी। पिछला दशक जो जदयू का तथाकथित स्वर्ण काल था, लोगों ने पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स को विधानसभा में भेजने का काम किया। मतलब लोगों ने कैंडिडेट्स को नहीं देखा, पार्टी को देखा, नीतीश कुमार को देखा। बावजूद इसके यहाँ के हालात किसी नजरिए से अच्छे नहीं कहे जा सकते। विकास के नाम पर बस अधूरे पड़े काम हैं। हर तरफ प्रशासन की बदइंतजामी और बेरुखी दिखती है। क्षेत्र के कई इलाकों में तो खंभे सालों पहले लग गए थे, लेकिन बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। गड्ढे में पड़ा है ये ट्रांसफार्मर। सिस्टम की नकारेपन की कहानी कह रहा है। लोग बताते हैं कि 5 साल पहले ये गड्ढे में गिरा था। आज तक न जाने कितनी बार कितनी लोगों ने दरख्वास्त लगाई होगी, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात।
किसानों को बिजली के साथ साथ पटवन के लिए पानी की किल्लत बनी रहती है। बार बार बस नहर का आश्वासन मिलता रहा है। अस्पतालों में एम्बुलेंस की सुविधा शुरू तो हुई है, लेकिन व्यवस्था की मार झेल नहीं पाई। स्टाफ सैलरी नहीं मिलने और काम ठप होने का रोना रो रहे हैं। क्षेत्र में सामुदायिक भवन नहीं है। स्कूल की जर्जर इमारत अपनी बदहाली की कहानी खुद ही बयां करती है। सकरे रास्तों पर बसे बाजार में ट्रैफिक जाम आम बात है। यादवों के दबदबे वाले इस इलाके में राजनीति का रण पिछले कुछ चुनाव में राजद और जदयू के बीच ही सजा है। हालांकि पलड़ा जदयू का ही भारी रहा है। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जदयू के गिरधारी यादव ने राजद के रामदेव यादव को भारी मतों से हराया था। इस बार समर में महागठबंधन की तरफ से गिरधारी यादव मैदान में हैं, वहीं एनडीए की तरफ से भाजपा के मनोज यादव मैदान में हैं। गिरधारी यादव बनाम मनोज यादव, मुकाबला कितना दिलचस्प दिख रहा है आपको? देखिए, यादवों का वर्चस्व की कहानी तो ये खुद कह रहे हैं दोनों कैंडिडेट। पिछले चुनावों में भी जदयू से हो या राजद से हो, यादव ही रहते थे। तो अब है कि यादव वोट स्प्लिट तो होगा। यादव वोट स्प्लिट होने के बावजूद जो महादलित और माइनॉरिटी वोट है, तो माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेशन दिख रहा है इस बार। तब अब रहता है महादलित वोट। अब महादलित वोट स्प्लिट यादव वोट में किसके साथ जाएगा? वो महागठबंधन के साथ जाएगा कि एनडीए के साथ जाएगा? तो आपको मैं बता दूं, दबदबा यादवों का है, कुंजी महादलित के पास है। जो भीतर घात है, यहां भी महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, जो भीतर घात है, देखिए दोनों यादव कैंडिडेट जो पिछली चुनाव में लड़े थे, दोनों सबल हैं और दोनों इफेक्टिव हैं। उनमें से एक को चुन लिया गया है इस बार, तो दूसरे से गठबंधन के अंदर, महागठबंधन के अंदर ही दूसरे की तरफ से एक भीतरघात की बात है। यादव वोट में स्प्लिट दिखता है, पहले भी हुआ, अब भी होगा। तो अब एनडीए के साथ सवर्ण आएंगे यादव, स्प्लिट यादव के वोट के साथ। तो इधर से इनका महादलित कितना उनके ऊपर शिफ्ट करेगा, मुझे शिफ्ट होता हुआ दिखता नहीं है, क्योंकि 2 चुनाव से लगातार वो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। जो नए वोटर्स हैं और जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, उनका क्या रुख रह सकता है यहाँ पर? नरेंद्र मोदी की रैली हुई और वहाँ जो भीड़ दिखी, उस भीड़ में जो नए वोटर हैं, जो यंग लड़के हैं, वो बड़े उत्साह के साथ आते हैं और बड़ी भीड़ बनाते हैं। अब है कि नए बच्चों का और नए जो वोटर हैं, आजकल तो 18 साल पे, इसलिए मैं बच्चा कह रहा हूं उन लोगों को, पर वोटर हैं वो देश के, तो उन वोटरों का रुझान तो रहेगा एनडीए की तरफ। आइए अब एक नजर डालते हैं 2010 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बेलहर में किस पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया। उस चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 2,47,681 थी, जिनमें 1,20,345 वोटरों ने अपने मत का प्रयोग किया। बेलहर से 2010 के चुनाव में जेडीयू के गिरधारी यादव को 33,776 वोट हासिल हुए, तो ही राजद के रामदेव यादव 26,160 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। कांग्रेस के महिपलाल पंडित को 9,125 वोट मिले, वहीं जेएमएम के सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता 11,155 वोट पाने में कामयाब रहे। मुकेश जी, अगर वोटों का प्रतिशत देखें तो जो वोट राजद को मिला और जदयू को मिला, उसमें बहुत मामूली फर्क है। 26,000 और 32,000 जो वोटों का आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये जो नाराजगी का आलम है, कहीं बड़ा होगा राजद उम्मीदवारों के लिए। नाराजगी यदि आप मान के बैठे हैं कि नाराजगी है, तो मार्जिन बहुत बड़ा हो जाएगा। इनका डिसीजन तो इस बेसिस पे हुआ ना कि जो पिछले चुनाव में जो यादव ज़्यादा वोट लाया था, उसको कैंडिडेट बना दिया इन्होंने। तो उस हिसाब से थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये जो यादव कम्युनिटी है, उसमें स्प्लिट पक्का होगा और वो स्प्लिट एडवांटेज एनडीए दिखाएगा। अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए इससे पहले एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बेलहर विधानसभा सीट की तस्वीर पर। बेलहर विधानसभा से राजद के जयप्रकाश नारायण यादव को 53,025 वोट मिले, तो सीपीआई के संजय कुमार को 41,094 वोट हासिल हुए। भाजपा की पुतुल कुमारी
628 वोट हासिल करने में कामयाब रही, तो ही बसपा के संजय कुमार को मात्र 1524 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। और देखिए, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है ये, सीपीआई को भाजपा से ज्यादा वोट मिले यहाँ। इंटरेस्टिंग है, जदयू कहाँ है? मैं बार बार कह रहा हूँ, जदयू का 2014 के चुनाव में सीपीआई के साथ गठबंधन था। जदयू ने अपने वोट शिफ्ट कराए थे सीपीआई को, और सीपीआई ने भी अपने वोट जदयू को शिफ्ट कराए होंगे, कहीं ना कहीं कराए होंगे, जहां दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो अब ये है कि सीपीआई इंपॉर्टेंट है यहाँ बिकॉज जदयू के कारण, और सीपीआई का अपना वोट भी होगा, तभी तो सीपीआई को ये सीट दी गई थी। अब है कि लेफ्ट फ्रंट भी तो आ रहा है चुनाव में, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी उस हिसाब से त्रिकोणीय भी हो सकता है। ये अब देखने वाली बात होगी। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है बेलहर के वोटरों की राय जानने की। बहुत सारे बिजली की समस्या है सर, सिंचाई की समस्या है सर, बहुत सारे प्रॉब्लम है। पब्लिक को अभी बोले नीतीश कुमार तो पहले बयान दे रहे थे कि हर एक जगह मतलब 2000 चुनाव से पहले ट्रांसफार्मर लग जाएंगे, बिजली हर एक गांव में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारे इलाके में अभी बहुत पिछड़ापन है। यहाँ पे जो है ना तो सही रोड का व्यवस्था है, गाँव में विधायक ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पे विधायक हैं। हम ना तो हमारे क्षेत्र में कभी आए हैं, हमको तो नहीं लगता है कि जन हर एक व्यक्ति उनको जानते भी होंगे या किसी से मिले भी होंगे। विधायक तो कितना बार रोड में आता है जाता है, कोई कार्य नहीं हुआ है, कोई सामाजिक तौर पर कोई काम नहीं हुआ आज तक। चप्पा कल नहीं हुआ हटिया के अंदर, न तो ट्रांसफार्मर है, तो न पोल गड़ा है, और न तो हमारा हटिया को मरम्मत किया है। विकास कुछ नहीं हुआ है नीतीश कुमार के राज में, समझ लीजिए। मेरे इलाका में न बिजली है, न रोड है, न पानी की व्यवस्था है, न नहर है, न सिंचाई की व्यवस्था है। विधायक को लेकर के संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई कार्य हुआ ही नहीं है, और खास करके अनुसूचित जनजातियों के बीच में। यहाँ का विधायक जो है कुछ भी काम नहीं किया, रोड एकदम यहाँ से झाझा तक जो है एकदम नदारद है। स्वास्थ्य का स्थिति बहुत दयनीय है, क्षतिपूर्ति का यहाँ कुछ नहीं मिला, और ना तो यहाँ समुचित सिंचाई का साधन है। बेलहर पश्चिम में तो कुछ एकदम विधायक या सरकार की कोई योजना ही नहीं हुई है, और खास करके यहाँ स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है, उस पर सरकार अभी तक ध्यान नहीं दी। एम्बुलेंस में हम EMT पद पर थे, तो अभी 1 साल से हम लोग को यहाँ से अनिश्चितकालीन बंद कर दिया गया है, और ना पेमेंट मिला है, और इसी वजह से हम यहाँ अभी तक भटक रहे हैं यही हॉस्पिटल में। खेती की समस्याएं तो बहुत है, ना तो ब्लॉक से टाइम पर बीज मिलता है, जिला से आते हैं प्रखंड के लिए बीज वगैरह के कुछ भी यहाँ सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा है, लेकिन इस पर कोई देखभाल नहीं हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए। गांव में रोड नहीं है, सामुदायिक भवन नहीं है, एक चबूतरा नहीं बना है जो कि हम लोग गांव समाज में बैठ करके कुछ बातचीत कर सकें। बिजली हम लोग का ट्रांसफार्मर मिला गड़ाया था, ट्रांसफार्मर था, ये अंधर तूफान में जो गिरा, आज 5-7 साल से आज तक देखने का कोई नहीं मिला। जब से जन्म हुआ है मेरा, यहाँ पे मात्र 4 दिन बिजली आई है, उसके बाद से यहाँ पे बिजली आई ही नहीं, और आवेदन भी दिए, DM का यहाँ दिए, बिजली ऑफिस में दिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थिति यही है कि देखिए हम लोग कीचड़ में घुसते हैं, कीचड़ से एक टेहुना कीचड़ कम से कम 1-1.5 फीट के कीचड़ हो जाता है यहाँ। और दूसरी सवाल है कि नाला नहीं है हम लोगों को, पानी घर में घुस जाता है रिटर्निंग होकर। कोई विधायक ने कुछ काम नहीं कराया? कोई विधायक, कोई MP, कोई यहाँ देखने के लिए तक आज तक नहीं आया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें, हमें आपके सुझावों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज बस इतना, कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। वोट करेगा बिहार के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम हैं बांका संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी बांका और सुल्तानगंज के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद।